हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे थे, एसिड्स के एग्जाम्पल देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में पढ़ा था, बेसिस के एग्जाम्पल्स देखे थे और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखे थे। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों इंडिकेटर, कि इंडिकेटर यानी कि सूचक क्या होते हैं, ये हमें किस बारे में सूचना देते हैं, ये हमें किसी भी पदार्थ के नेचर के बारे में बताते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। तो यदि हमें कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए और हमें पूछ लिया जाए कि आपको इसका नेचर बताना है कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है, तो हम कैसे इसके नेचर के बारे में बताएंगे। हमें चाहिए होगा इंडिकेटर, है ना। अच्छा, उससे पहले हम क्या कर सकते थे, जैसे हम जानते हैं कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। तो हम टेस्ट करके भी तो बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं, लेकिन हर केस में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्यूशन हो वो ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो। तो हर एक चीज को टेस्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम टेस्ट करके उसका नेचर बताएं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास आते हैं सूचक, जिनको हम क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन में डिप करते हैं या सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं और वो अपना कलर चेंज करके हमें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो अलग अलग सूचक हैं, सबसे पहले पढ़ा हमने लिटमस के बारे में, कि लिटमस एक ऐसा सूचक है जो हमें तीनों सॉल्यूशन एसिड, बेस और न्यूट्रल, तीनों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में बताता है। तो कैसे एसिड्स के बारे में कैसे बताता है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें जब हम लिटमस को डालते हैं तो लिटमस अपना कलर चेंज करता है। चेंज कैसे करता है, अगर हमने ब्लू लिटमस डाला है किसी एसिड में तो ब्लू से कलर हो जाएगा रेड, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है। लेकिन अगर हमने रेड लिटमस डाला है तो रेड लिटमस से कलर रेड ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो जो एसिड है उसमें लिटमस का कलर हो जाता है रेड। तो अगर हम कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने लिटमस डाला है और कलर शो हो रहा है रेड, तो हमें समझ जाना है वो हमारी एसिड है, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा बेस में, लेकिन बेस में कलर दिखाएगा ये ब्लू। अब आपको याद कैसे रहेगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बाकी एसिड बहुत ही डेंजरस होती है और डेंजर का जो कलर है वो रेड होता है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसे, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था बेस के बारे में, बेस में जो है लिटमस कलर दिखाता है ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए हम उसमें एसिडिक वाला यानी कि जो रेड लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर है, दोनों ही लिटमस पेपर डालते हैं। दोनों में ही कोई कलर में चेंज नहीं होता, दोनों ही अपने सेम कलर में होते हैं। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। फिर हमने पढ़ा दूसरा इंडिकेटर जो कि है टर्मरिक इंडिकेटर। अब ये जो टर्मरिक इंडिकेटर है, सिंपली टर्मरिक यानी कि हल्दी से ही बनता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, हम एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें ये हल्दी का पाउडर डालते हैं, फिर उसमें पानी डाल करके उसका एक थिक पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को किसी शाही सोखते पत्र के ऊपर या पेपर के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पूरा लगा लेते हैं और उसको सुखा करके थिन स्ट्रिप्स में काट लेते हैं। तो ये बन जाता है हल्दी का इंडिकेटर। और हम चाहें तो जो हमने घोल बनाया है उसको भी इंडिकेटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये टर्मरिक का इंडिकेटर काम कैसे करता है, ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बता देता है आसानी से। कैसे, देखो बेसिक के बारे में तो ये आसानी से बता देता है, जब भी हम हल्दी का इंडिकेटर किसी बेस में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है, तो आसानी से पता चल जाता है। लेकिन जब हम ये इंडिकेटर एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में भी ये कलर चेंज नहीं करता। तो टर्मरिक इंडिकेटर से हम बेस को तो आसानी से पहचान सकते हैं, बेस के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा जो है बेस है, बेस का नेचर तो पता चल जाएगा। यानी कि कोई सॉल्यूशन है और अगर उसका बेसिक नेचर है तो टर्मरिक इंडिकेटर से हमें आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का है तो हमें वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रल और एसिडिक दोनों में ही कोई कलर चेंज नहीं करता।
क्लियर है। फिर आता है हमारा अगला इंडिकेटर जो कि है चाइना रोज। ठीक है, अब चाइना रोज इंडिकेटर बनाना भी आसान है। इसमें क्या, जो चाइना रोज होती हैं उसकी जो पंखुड़ियां हैं, पेटल्स हैं, उन्हें गुनगुने पानी में रखा जाता है, यानी कि वार्म वाटर में रखा जाता है। फिर जो हमें कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है वही हमारा चाइना रोज इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिनल कलर है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमें दिख रहा है। तो जब इस इंडिकेटर को किसी एसिड में डाला जाता है तो ये मजेंटा कलर शो करता है, और जब इसे किसी बेस में डाला जाता है तो ये ग्रीन कलर शो करता है। तो यहाँ पर भी हम एसिड और बेस दोनों को पहचान सकते हैं, या एसिड और बेस दोनों का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, कैसे वो हमने देख लिया। तो कुछ एग्जाम्पल हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। जैसे विनेगर का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया और इसमें डाल दिया हमने अपना इंडिकेटर। ठीक है, तो जब हम इसमें एसिड इंडिकेटर डालेंगे तो विनेगर का कलर कैसा हो जाएगा, विनेगर का कलर हो जाएगा मजेंटा, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो आपको ध्यान रखना है, चाइना रोज ऐसा इंडिकेटर है जो जिसे हम किसी एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है मजेंटा, और किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो वहां पर ये कोई कलर चेंज नहीं करता, यानी कि ये भी टर्मरिक के इंडिकेटर से ज्यादा इफेक्टिव एक इंडिकेटर है, क्योंकि ये तीनों में डिफरेंशिएट करके बता रहा है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो सेम यही चाइना रोज के बारे में लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा है। चलो, अब अगला हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है विच इज कलरलेस इन एसिड। अब ये एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, यानी कि ये फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को जब हम किसी एसिड में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, बट टर्न्स पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन। और जब कोई बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो उसमें ये हो जाता है रेड, उसमें देता है रेड कलर। ठीक है, तो ये बात हो गई फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। अब पीएच स्केल को पढ़ने से पहले जो भी इंडिकेटर हमने पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे एसिड, बेस, न्यूट्रल, तीन सॉल्यूशन। और यहाँ पर आ गया हमारा इंडिकेटर। तो यहाँ पर पहला इंडिकेटर हमने पढ़ा था लिटमस, दूसरा इंडिकेटर हमने पढ़ा टर्मरिक, तीसरा इंडिकेटर हमने पढ़ा चाइना रोज, और चौथा इंडिकेटर हमने पढ़ा फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर होता क्या है। अगर हम बात करते हैं एसिड की तो लिटमस एसिड में हो जाता है रेड, बेस में होता है ब्लू, और न्यूट्रल में होता है नो चेंज। टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें तो टर्मरिक इंडिकेटर एसिड में हो जाता, एसिड में नो चेंज। ठीक है, बेस में होता है रेड, और न्यूट्रल में भी नो चेंज। नो चेंज का मतलब है जो इसका ओरिजिनल कलर है, येलो है इसका ओरिजिनल कलर तो येलो ही रहेगा। यहाँ पर भी ओरिजिनल इसका कलर येलो है तो येलो ही रहेगा। वैसे ही अगर हम लिटमस की बात करें तो न्यूट्रल में नो चेंज, यानी कि रेड वाला रेड ही रहेगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। चाइना रोज की बात करें तो एसिड में ये हो जाता है मजेंटा, बेस में ये होता है ग्रीन, और न्यूट्रल में ये कोई कलर नहीं देता, नो चेंज। ठीक है, फिनोल्फथैलीन की बात करें तो एसिड में ये हो जाता है कलरलेस, बेस में ये हो जाता है रेड, पिंक से रेड। ठीक है, पिंक टू रेड हो जाता है बेस में, और न्यूट्रल में तो ये भी कोई चेंज नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से
तो ये है टेबल। इस टेबल में हमने सारे ही पढ़ लिए हैं, जो अभी तक हमने पढ़े थे वो सारे हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएच स्केल की। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति का माप उसके पीएच मान से निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसके बारे में पता चलता है उसके पीएच से। ठीक है, जो उसका पीएच होता है, पीएच के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। जैसे हमने कहा कि सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों ही एसिड हैं, ठीक है, दोनों ही कैसी हैं, एसिडिक नेचर की हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, ठीक है। तो वो हमें पता चलता है पीएच स्केल से। क्लियर है? चलो, तो पीएच स्केल से मान में पीएच मान 1 से 14 तक होता है, जिसमें 1 सबसे अम्लीय पदार्थ है और 14 सबसे क्षारीय पदार्थ है, जबकि 7 एक उदासीन पदार्थ है। पीएच मान आमतौर पर पीएच स्ट्रिप्स या घोल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। तो पीएच स्ट्रिप्स है या कोई पीएच सॉल्यूशन है, तो उससे भी हम पीएच जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पीएच का जो मान है वो हमने पीएच स्ट्रिप्स और घोल से निर्धारित किया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से होता है हमारा पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल है, यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग की गई है। जहां पर जो ये 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है न्यूट्रल। तो 7 जिसका भी पीएच होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, ठीक है। इन 3 सॉल्यूशन में से एक का पीएच है 7, एक का पीएच है 8 और एक का पीएच है 6। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है? तो सबसे पहले न्यूट्रल का आपको पता होना चाहिए, और सबको पता ही होता है न्यूट्रल का पीएच होता है 7। यानी कि जो 7 वाला है सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। अब 7 के आगे जो भी नंबर होंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सारे ही वो कैसे होंगे, वो क्या नेचर को बता रहे होंगे, वो एक एल्केलाइन या बेसिक नेचर के बारे में बता रहे होंगे। तो 7 के आगे वाले, ये 8 है तो ये बेसिक है, 9 होता तो भी बेसिक होता, 10 होता तो भी बेसिक होता। ठीक है, अब 7 से जो पहले के हैं नंबर हैं, जैसे 6 है, 6.8 ही क्यों नहीं है, 6.9 ही क्यों नहीं है? ठीक है, 6 है, 5, 4, 3, 2, 1, जो भी नंबर्स हैं 7 से पहले, वो सभी होते हैं एसिडिक नेचर के। तो आप आसानी से किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकते हो या किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हो पीएच से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 1 से 5 तक, 6 तक आप देख सकते हो नंबर्स हैं। तो ये सभी कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। 7th वाला न्यूट्रल है, और 7 के बाद वाले यानी कि 8 से लेकर के 14 वाले सारे ही एल्केलाइन नेचर के हैं, या हम कहें बेसिक नेचर के हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर जैसे डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल जिसे हम कहते हैं, वो है न्यूट्रल नेचर का। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है। अगर हम ब्लैक कॉफी की बात करें तो ये भी एसिडिक नेचर की होती है। अगर हम टोमेटो जूस की बात करें या ऑरेंज जूस की बात करें तो ये भी कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। अगर हम लेमन जूस की बात करें या गैस्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा है, हैंडमेड सोप है, अमोनिया है, ब्लीच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, जो कि हमें पहले से भी पता है। ठीक है, तो पीएच स्केल में इस तरीके से ये होते हैं, आप इनके कलर देख सकते हो, और इस तरीके से पीएच स्केल को आपको रफली ड्रॉ कर लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पीएच स्केल। तो जैसे कि हमें दिख रहे हैं अलग अलग यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है 7 पर, 7 से पीछे सारे एसिडिक और 7 के बाद वाले सारे एल्कलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है उदासीनीकरण, ठीक है। यानी कि जब एक एसिड और बेस, जैसे हमने कहा कि एसिड होते हैं और बेस होते हैं ना, दोनों के बारे में हमने अलग अलग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन में, जब एसिड और बेस दोनों को मिला दिया जाता है तब क्या होता है। तो जब एसिड और बेस दोनों को मिला देंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का और वाटर का। अब जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल ही होता है, तो न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट और वाटर का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पर है, उसको हम देखेंगे। चलो, तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यानी कि जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये इसके इफेक्ट को, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। और इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन होती है इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। सॉल्ट और वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हो, एसिड और बेस मिल रहे हैं, सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एसिड हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ली है जो कि हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। साथ में हमने लिया है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और, यह सॉल्ट और वाटर। चलिए, तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर क्या हो रहा है, एक एसिड मिल रहा है बेस से, एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट का। ये हमारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो हम घरों में जो नमक उपयोग करते हैं ना, तो वो कौन सा होता है? वो ये सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर, H2O क्या है हमारा? वाटर है, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्म, हर समय ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, नहीं, हम वो डिपेंड करता है कि हम एसिड और बेस कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है, ठीक है। तो सॉल्ट हर समय बनेगा लेकिन ये वाला सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। चलो, तो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस हम ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तो हमने बहुत बेसिक से एसिड और बेस लिए हैं, तो बेसिक हमारा सॉल्ट बना है, क्लियर है। चलो नोट कर लो इस रिएक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि जब एक एसिड और बेस, जैसे एसिड की अलग प्रॉपर्टीज हैं, बेस की अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो रिएक्शन कहलाई जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और साथ में फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन है कुछ, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम रीड कर लेंगे।
ये जो रिएक्शन अभी हमने समझी है उसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर है कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और ऊष्मा बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन हमने देखी ना, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो साथ में यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है थोड़ा, ठीक है। चलो, इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की क्रमशः अम्लीय और क्षारीय प्रकृति नष्ट हो जाती है। अब जो अम्ल है उनकी अम्लीय प्रकृति होती है और जो क्षार है उनकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों के इफेक्ट को खत्म कर देते, नष्ट कर देते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच, अच्छा ये रहा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच एक रिएक्शन हो रही है। अभिक्रिया एक पारंपरिक उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, आपने नोट कर ली होगी, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा रेन है, जब वहां उसके पानी में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे एसिड रेन कहेंगे, ठीक है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। अम्लीय वर्षा वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो जैसे हम आग जलाते हैं तो उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों NO2 गैस, SO2 गैस, ठीक है। तो जब हम अलग अलग फ्यूल्स जलाते हैं, क्या जलाते हैं, फ्यूल्स यानी कि जो हमारे ईंधन है, ईंधनों को जब हम जलाते हैं, जैसे जो हमारे हम कह सकते हैं प्राकृतिक फ्यूल्स हैं, प्राकृतिक ईंधन है, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है। और पेट्रोलियम है, डीजल है, इसके अलावा कोयला है, लकड़ियां हैं। तो जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो है वो निकलती हैं। और वो गैसेस कहाँ जाती हैं, सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ठीक है। और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां जो क्लाउड है वहां से जब रेन होती है तो उनके साथ रेन का जो पानी है यानी कि बारिश का जो पानी है, वाटर, ठीक है, H2O है, पानी है, उसके साथ ये गैसेस क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ जब ये गैसेस रिएक्ट करती हैं तो एसिड बनाती हैं, ठीक है, जिसे हम एसिड रेन के रूप में जानते हैं। तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर समझ ली है, ठीक है। ये प्रदूषक वर्षा जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा कि वाटर के साथ ये मिलते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर अम्लीय वर्षा उस क्षेत्र के वनस्पति, पशु जीवन और यहाँ तक कि इमारतों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर देती है जहां गिरती है। तो मान लो एसिड रेन है, कहीं पर रेन हो रही है, ठीक है, और इसमें तो एसिड है। अब ये जो रेन जहां पर भी होगी, अगर ये हमारे खेतों में होगी, फील्ड्स में होगी, तो वहां की मिट्टी को अम्लीय बना देगी, जिससे कि वहां आगे फसल नहीं उग पाएगी, है ना, हमें उसका मिट्टी का उपचार करना होगा। इसके अलावा ये बहते बहते जो है नदियों में जाएगी, जो हमारे तालाब है उनमें जाएगी, तो वहां भी ये क्या करेगी, अम्लता को बढ़ा देगी, एसिडिटी को बढ़ा देगी, जिस वजह से वहां रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हानिकारक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी इमारतें हैं उसके ऊपर जब ये एसिड रेन जो है, एसिड वाली रेन, एसिड रेन वो गिरती है तो इमारतों को भी धीरे धीरे क्या कर देती है, खराब कर देती है, धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देती है। तो एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान है। तो कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो हमारे फ्यूल्स हैं जिनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, उन फ्यूल्स का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।